इन दोनों वर्गों में देश भर के करोड़ों लोगों के बीच में चल रही है। एक नया क्षेत्र या बाकी नए क्षेत्र, जिनकी माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बात कही कि 8 नए क्षेत्रों को लेकर आप सबके सामने आए हैं। यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा, हर चैलेंज के लिए, चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, और जहां जहां नीतिगत बदलाव चाहिए वहां वहां नीतिगत बदलाव लाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, उसके लिए माने ही मोदी जी जाते हैं कि किस तरह से अच्छी इंप्लीमेंटेशन पिछले 6 वर्षों में करके दिखाई, चाहे वो जीएसटी की बात हो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात हो, जनधन योजना की बात हो, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात हो, हर गांव में बिजली और हर घर को राशन देने तक की कोविड-19 की स्थिति में बात हो। तो इसलिए इस सेक्टर्स में भी तेजी कैसे आए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट की कैसे हो, उसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है, जो निजी निवेश की मंजूरी के लिए गति देने का काम उसमें से करेंगे ताकि उसमें सहायता मिल सके और आकर्षित हम विदेशी निवेश को कर सकें। प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा, जो ये तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है, कौन निवेशक हो सकता है, इनसे बातचीत करेगा और राज्यों से और केंद्र से बात भी करेगा ताकि निवेश करने वाले को कहीं पर दिक्कत ना आए। एक तरह से हैंड होल्डिंग करने का काम यहां पर होगा। राज्यों की रैंकिंग भी होगी, उनकी कितनी अट्रैक्टिव पॉलिसीज है कि इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि निवेश के लिए कितनी आकर्षित करने वाली उनकी योजनाएं हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी रैंकिंग को। और नए चैंपियन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो सोलर पीवी हो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या एडवांस सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इसके लिए भी जो भी इंसेंटिव देने होंगे वो भी हम लेकर आएंगे ताकि इन क्षेत्रों में भी बढ़ावा, ऐसे और कई क्षेत्रों में भी बढ़ावा मिल सके जो नए चैंपियन सेक्टर्स हैं। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, औद्योगिक बुनियादी ढांचे में उसके उन्नयन के लिए इस योजना को लाया गया है ताकि देश भर में जो लगभग 3,376 इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट, एससीजेड, ये लगभग 5 लाख हेक्टेयर्स में फैले हुए हैं, और इन सब की जानकारी आपको औद्योगिक सूचना प्रणाली यानी कि आईआईएस पर मिलेगी, जिसकी जीआईएस मैपिंग की जाएगी ताकि निवेश करने वाले को कोई दिक्कत ना हो। जो उसको बाद में दिक्कत आती थी जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर, वो भी दूर होगी। जमीन की उपलब्धता भी 5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो इंडस्ट्रियल हमारे स्टेट्स हैं या हमारे पार्क्स हैं उनमें भी जो होगी, उसमें उनको लाभ मिलेगा। और इसीलिए इस योजना में बदलाव भी लाया गया है। इसको मिशन मोड पर, चैलेंज मोड पर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध राज्यों में करवाई जा सके, और इसके लिए कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। The first of the 8 sectors that I want to speak about is coal. There are 4 slides all speaking about the various steps, but I will run through about all the 4, even though the sequencing may be a bit different. We are bringing in commercial mining in coal sector. You know, coal, as all of you all know, coal is a government monopoly. That government monopoly is what is now being removed. Commercial mining of coal on a revenue sharing basis would help more coal availability and also more coal availability at market prices. So this will be far more efficient and more people can get to using it. Liberalized entries will be allowed for people to participate for a range of coal blocks, and for those who produce well before the deadline, incentives also will be given. But let's first understand, if India, which is the 3rd richest or which has the 3rd largest and 3rd large valued coal availability in its mines, in untapped mines, meaning it has the 3rd valuable deposit of coal
and we still import coal, and we still sometimes feel that the energy sector is suffering because raw material is not available. So regulations are required, and this line you would recall I have said day before yesterday, I have also said yesterday, regulations are required when there is a shortage. But this country has got abundant coal, and we've been regulating it, suffocating it from producing ample quantity of coal which will be required by the industry. Economy can be benefiting from this kind of opening up. Of course, we are conscious that coal is not so environment friendly. So in order to have coal converted into gas, we are providing incentive so that coal is also used, but the environment commitments of India are honored, and we benefit from gasification of coal. And also the coal bed methane also will be auctioned, so that these coal beds which are with Coal India but untapped also can benefit the country. So the coal bed methane extraction also will happen through auctioning. 50,000 crores will be spent by Government of India for creating evacuation infrastructure, because after the coal is mined, brought to the pit head, you don't have enough right kind of infrastructure to have this mined coal evacuated from there. So 50,000 crores is being given to ensure that evacuation infrastructure is provided. So this is in short what is being done to bring in reforms in the coal sector. कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारी कैसे बने, और केवल उतना ही कोयला बाहर से लाया जाए जिसकी आवश्यकता है, जो यहां पर उपलब्ध नहीं है। दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में जहां पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहां पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था, इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए, ज़्यादा इसका खनन हो सके, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे, और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशंस इसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। और यही नहीं, इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ये जो अन्वेषण हुआ था, अब इसको निजी क्षेत्र को देकर जल्दी उसमें और लाभ मिल सकता है, और प्लेयर्स आएंगे तो खनन ज़्यादा हो पाएगा। और जो अपना समय से पहले खनन की प्रक्रिया को पूरा करता है तो उसको भी इंसेंटिवाइज करने का काम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के माध्यम से किया जाएगा। गैसिफिकेशन के लिए नई अलॉटमेंट्स की जाएंगी ताकि अलग अलग इसमें डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकें उनको। रेवेन्यू शेयर में उनको रिबेट मिलेगा जो सक्सेसफुल कोल बिडर्स होंगे। और यही नहीं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड की
एनहांस्ड एवैक्यूएशन की हम बात करते हैं, NCIL जो कोल इंडिया लिमिटेड की जो खदानें हैं, उसके लिए भी कोल प्रोडक्शन प्राइवेट ब्लॉक्स को दी जाए, उसके लिए भी इसमें अवसर उपलब्ध होंगे। I move to mining of minerals. We spoke about coal all the while, now we talk about minerals. Minerals, the sectoral reform that we want to bring in order that we have a boost given for growth of the sector, better employment potential and bring in state-of-the-art technology, is to now have a seamless composite exploration come mining come production regime. Earlier, somebody was doing the exploration, someone else had to again come and undergo the whole process of auction, bids and so on to start the mining, and then once the mining activity starts, the production is subsequent. All these were dealt with in separate silos. So now what is being suggested is to, for ease of everybody participating and also the stakeholders, a seamless composite exploration come mining come production regime is being brought in. So there is no uncertainty for somebody who invests a big quantum of money for exploration whether he'll be able eventually to even to mine the mineral. So that system is going to make it easy. 500 mining blocks would be offered through this open transparent mechanism. And if I take the example of aluminium, the way in which things had happened, the prevailing by the prevailing setup, if somebody wants bauxite, which is a necessary raw material for aluminium, he had to go for an auction for bauxite. And then he would realize that he doesn't have enough power to generate, or power supply is erratic. Then he would turn around saying, can I have some coal from somewhere? If he doesn't get it, or if he doesn't have enough power supply, he ends up sitting with the raw material but not being able to produce aluminium. So many such people had left this country and gone and invested elsewhere because of these mismatched policy. So what we are now taking the example of aluminium telling you is joint auction of the necessary two like bauxite and coal will happen so that it can enhance aluminium industry's competitiveness and will help aluminium industry now to reduce electricity costs, because they would be given the coal, they can gasify it and then use it, or use it in the other way. So that is one major step that we want to take in order that the mineral sector is better facilitated. And then we would also like to remove the distinction between captive and non-captive mines. So that will also help in transferring of mining leases and sale of surplus and sale of unused minerals. So I've had a mine given to me, I've taken some mineral out of it, but later I've lost interest, I don't have the capacity anymore. The left unused mineral lies there, nobody else benefits out of it. So now this, we are permitting them to transfer the mining lease so that whoever is interested in using the rest of it, which has been kept there, meaning which is lying there unmined, they can also use it, so the country can benefit from it. Then the Ministry of Mines is in the process of developing a mineral index for different minerals. The process is ongoing. Then a rationalization of stamp duty, which is payable at the time of award of mining leases, is also happening. So these two slides have clearly told you about the various reform steps that we're taking in order that this country, which is rich in minerals, gets timely served by the availability of the minerals for the industries to benefit from. जहां कोयले वाले में पहले पार्शली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स, इनकी भी ऑक्शन करने की ऑप्शन दी जाएगी ताकि उसकी एक्सप्लोरेशन भी हो सके और उसकी प्रोडक्शन से भी उसका लाभ लिया जा सके। इसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बल मिलेगा और इससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। गैसिफिकेशन की जो बात की गई, इससे भी एक डाइवर्सिफाई करके क्लीन फ्यूल की तरफ जाने की बात अगर हम करें तो उसका भी लाभ मिल पाएगा। और इसमें भी लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा।
और यही नहीं, जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह बनानी है रेलवे तक जाने के लिए, रेल हेड तक जाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए का निवेश उसके ऊपर भी होगा, तो वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली उस तरह के कदम उस पर उठाए जाएंगे, इससे भी उसको बल मिलने वाला है। और कोयले के क्षेत्र में एक ये बड़ा कदम है। कोल बेड मीथेन की जो बात करते हैं, उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी उसमें उनको अधिकार दिए जाएंगे। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसमें भी इसकी सिंप्लीफिकेशन और की जाएगी ताकि माइनिंग प्लान को छोटा किया जा सके और 40% इसमें ऑटोमेटिक जो इंक्रीज है वो एनुअल प्रोडक्शन में देने का अवसर मिलेगा। और कंसेशन कमर्शियल टर्म्स में कहा जाए तो लगभग 5,000 करोड़ के इसमें वो भी होंगे। यही नहीं, इसके अलावा जो मिनरल सेक्टर में, खनिज क्षेत्र में आपने जो संरचनात्मक सुधार लाने की बात कही है, उसमें भी सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग प्रोडक्शन रेजीम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स, इसकी ज्वाइंट ऑक्शन हो, नीलामी प्रक्रिया हो, इसको बल दिया जाएगा ताकि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा। अपनी बिजली की जो लागत आती है उसको कम करने के लिए भी, और एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर ज्यादा हो, इससे उसको बल मिलने वाला है। इससे जो हमारे खनन में उसको भी वृद्धि मिलेगी और रोजगार सृजन भी होगा और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग हो पाएगा। मिनरल इंडेक्स बनाने की एक बात हमने यहां पर की है, जिसको डेवलप किया जाएगा और स्टैंप ड्यूटी को रैशनलाइज किया जाएगा उस समय जब वो अवार्ड की जाएगी माइनिंग लीसेस, उस समय उनको कर दिया जाएगा।